बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि आपकी अदालत में मैं हर रविवार को शहर के किसी ऐसे शख्स को लेकर आता हूं जो डॉक्टर तो हैं ही, बल्कि डॉक्टर के अलावा भी जो रिसर्च सेंटर के अंदर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल गुप्ता से मैं आपका आज परिचय कराऊंगा। डॉक्टर राहुल गुप्ता कोई परिचय के मोहताज नहीं, अजमेर के सारे लोग उनको जानते हैं। और आज जिस बात पर हम करेंगे कि दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया ये किसी पे प्यार तो फिर क्या कीजिए। तो दिल का मामला है तो दिल के मामले में डॉक्टर राहुल गुप्ता का नाम लेना सबसे बेहतरीन होगा। डॉक्टर राहुल गुप्ता मित्तल अस्पताल के अंदर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आप MBBS अजमेर से आपने शिक्षा ली है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आपका स्वागत, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं आपके जो जीवन यात्रा है कि आप किस तरह से पैदा होने के बाद में किस तरीके से आपने पूरी यात्रा तय की और आज इस डॉक्टर के रूप में आप यहाँ प्रख्यात डॉक्टर के रूप में मौजूद हैं, कैसे आपका ये सफ़र तय हुआ? बेसिकली हमारे पेरेंट्स तो अलवर में रहते थे जी। हमारा पूरा परिवार मैटरनल पैटर्नल सब हम लोग अलवर में थे। जन्म भी हमारा अलवर में हुआ जी। हम 3 ब्रदर हैं, तीनों का जन्म अलवर में हुआ। पापा की सर्विस थी PNT डिपार्टमेंट में, अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट थे जी। उसके बाद फिर वो जब नौकरी लगी तो जयपुर में आ गए। ओके। जयपुर में 78 से हम लोग वहाँ कीर्ति नगर में रह रहे हैं और पापा का जवाहर नगर में अपना ऑफिस था, वहीं उनका आना जाना था जी। रिटायरमेंट तक वो वहीं काम किए। मेरी प्रारंभिक जो एजुकेशन है वो जयपुर में महेश्वरी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई जी। वहीं से मैंने 9 से 12 अपनी शिक्षा ली और प्रथम प्रयास में ही भगवान के आशीर्वाद से प्री मेडिकल टेस्ट तब हुआ करता था, PMT होते था, मेरा 132 रैंक्स थी, जिसके तहत मुझे अजमेर में JLN मेडिकल कॉलेज में आने का सौभाग्य मिला। और करीब 93 से 99 तक मैंने अपनी MBBS की जो पढ़ाई है वो यहाँ कंप्लीट करी जी। MBBS करने के बाद इंटर्नशिप हमारी दौसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई, क्योंकि उस वक्त इंटर्नशिप JLN में नहीं थी, तो हम लोग ने वहाँ इंटर्नशिप की। वहीं रहते हुए जयपुर में हमने अपने साथियों के साथ प्री PG की तैयारी करी और वहाँ भी भगवान का आशीर्वाद रहा और प्रथम प्रयास में ही 32 रैंक मेरी PG में आई। और फिर भगवान के आशीर्वाद से मेडिसिन मुझे करनी थी, मेरा शुरू से इंटरेस्ट मेडिसिन में रहा, तो SMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में मुझे PG की सीट वहाँ मिली और 2000 से 2003 तक मैंने वहाँ मेडिसिन की डिग्री ली जी। वहाँ पे काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चों के साथ रहे SMS में, क्योंकि पूरे इंडिया के अच्छे बच्चे आते थे, अच्छे स्टूडेंट्स आते थे, तो वहाँ पे उनके साथ सानिध्य मिला, अच्छा एक्सपोजर मिला। और PG करने के बाद फिर घर में ये डिस्कशन हुआ कि भाई अब आगे क्या करना है जी, क्योंकि उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था नौकरी मिलना और कहीं को के हॉस्पिटल्स बहुत कम थे उन दिनों। SMS के बाद केवल SDMS था, संतोष का दुर्लभ जी, जहाँ प्राइवेट के अंदर कुछ काम होता था। तो घर में निर्णय किया गया कि भाई अब आगे की पढ़ाई करी जाए और DM ली जाए। तब परिवार में हमारे कोई इस तरह की डिग्री किसी के पास नहीं थी, ना पेरेंट्स को एक्सपोजर था। तो पेरेंट्स ने कहा कि भाई दिल के डॉक्टर बनो, क्योंकि दिल के डॉक्टर को बड़ा सम्मान है, रिगार्ड है और ऐसे डॉक्टर बहुत कम है, बीमारी बड़ी खतरनाक है, पेशेंट बहुत बचते नहीं हैं और हर घर में बीमारी कॉमन है। तो माँ बाप के कहे अनुसार हमने अपनी कार्डियोलॉजी की पढ़ाई घर पे ही शुरू करी जी। 2-3 महीने हम घर रहे, बीच में छोटा मोटा हॉस्पिटल भी ज्वाइन किया, लेकिन बात बनी नहीं क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ था जी। यहाँ पे फिर हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और किसी के कहे अनुसार हमने कहा कि अब दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्या बात है, क्योंकि उन दिनों दिल्ली का बड़ा जोर था। पंत अस्पताल आप रहे हैं और पंत अस्पताल बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस अस्पताल है। चूँकि कार्डियोलॉजी में ही डिग्री लेनी थी और GV पंत हॉस्पिटल विश्वविख्यात अपने नॉर्थ में नंबर 1 हॉस्पिटल एम्स के बाद था, पर वहाँ भी एग्ज़ाम होता था, बड़ी मुश्किलात थी वहाँ। 500 लोगों का एग्ज़ाम था, 2 सीट थी बस। तो भगवान ने यहाँ फिर आशीर्वाद दिया और उन 2 में हमारा फिर सिलेक्शन हो गया। क्या बात है, बधाई बधाई। वहाँ पे फिर हम इंटरव्यू दिया, रिटर्न एग्ज़ाम हुआ और 2004 जनवरी में मैं वहाँ पे प्रस्थान कर लिया। वाह क्या बात। 2004 जनवरी के बाद 2005 मार्च तक फिर वहीं नॉन DM में हमारा रहा। वहाँ पे पूरा एक्सपोजर मिला कार्डियोलॉजी के बारे में, क्या सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, किस में मास्टरी करी जाती है। वहाँ पे हमने देखा कि लोग बाग 5-5 साल से DM की तैयारी कर रहे हैं, ना शादी कर रहे हैं, ना बच्चे कर रहे हैं और एक रूम में पढ़े हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है।
तो वहाँ जब हम गए, हम छोटे थे उनके हिसाब से, तो उन्होंने कहा बच्चे तुम वापस घर चले जाओ, अगर तुम 5 साल दे सकते हो अपने जीवन का, अच्छा, तब तो तुम्हें डीएम मिलेगा, नहीं तो तुम यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो हम, मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ही वहाँ थे, तो हमारा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला इतना समय तो हमारे पास नहीं है। तो घर वालों ने कहा कि 1-2 साल पढ़ लो, तैयारी कर लो, देख लो, हो जाता तो ठीक है, नहीं तो आ जाना। फिर उसके बाद वही 1 साल हम नॉन डीएम की तैयारी करी, और 1 साल के बाद फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि लगा कि वहाँ रह के पढ़ना मुश्किल है, और इस तरीके का कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे हमारे तब 5 सीट हुआ करती थी केवल, उन 5 में नंबर आना मुश्किल है। तो फिर हम वहाँ से अपना सब कुछ बोरी बिस्तर उठा के वापस जयपुर आ गए अपने पेरेंट्स के पास, बेरोजगारी की अवस्था में। अच्छा, पेरेंट्स भी हमारे बहुत ज़्यादा धनी नहीं थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे पापा। खैर 2-3 महीने वहाँ घर रह के हमने ज़बरदस्त पढ़ाई करी, पूरा सहयोग दिया घर वालों ने, वाइफ ने, और लकीली फिर उस 5 में फिर नंबर आ गया। अरे वाह 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 वाह। तो 2005 जुलाई कमाल हमें डीएम की डिग्री की स्टार्टिंग करी, और वापस जीबी पद में पहुंच गए अपने वापस इंस्टीट्यूट में। अरे वाह। और 2005 से 2008 रहे वहीं पे, सारे पेस सीखे, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेस मेकर, विभिन्न तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, आईसीडी, सीआरटी। और 2008 के बाद फिर हमें यहाँ अजमेर आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि मित्तल हॉस्पिटल की नींव रखी जा चुकी थी। यहाँ के डायरेक्टर्स ने हमें फ़ोन किया, बोला कि आप राजस्थान के हैं, हमें राजस्थान का ही बंदा चाहिए। उन दिनों कम हुआ करते थे सीट्स, तो बंदे भी कम थे कार्डियोलॉजिस्ट। हमने सोचा जयपुर घर में है, पास में है, अजमेर पढ़े ही हैं, तो अजमेर आ जाते हैं, क्या दिक्कत है। बस फिर 2008 से जर्नी शुरू हुई, जो आज यहीं 15 साल मुझे हॉस्पिटल में हो गए। सर राहुल गुप्ता साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपकी जो मैंने यात्रा सुनी, दर्शकों आप देख रहे हैं कि डॉक्टर राहुल गुप्ता एक आम परिवार से आए, मीडियम परिवार से आने के बाद उन्होंने किस तरीके से अपनी योग्यताएं और अपनी लगन और अपनी जो कहते हैं कि एक पिन पॉइंटेड जो वर्क होता है उससे उन्होंने सफलता हासिल की, और वो एक आज अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा, गालिब ने एक बार कहा था कि बहुत सुना है पहलू में शोर दिल का, और जब देखा तो कतराए खून भी ना निकला। तो ये कतराए खून है, दिल है क्या? दिल, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा पूछा आपने। इसका जवाब भी मुझे सोच समझ के देना पड़ेगा। बेसिकली जो हार्ट है वो सबसे सॉफ्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का जी, लेकिन सबसे मजबूत है, क्योंकि इसे पूरी बॉडी का बर्डन लेना है। बिल्कुल, कहते हैं कि दिल पत्थर का हो गया, कभी तो ये कहते हैं दिल पत्थर का हो गया, कभी कहते हैं दिल फूल का है। शायरों की दुनिया का ये है, लेकिन साइंटिफिक साइंस की दुनिया के अंदर दिल का धड़कना, दिल का आवाज़ करना, दिल का आवाज़ देना, ये कैसे होता है? बेसिकली दिल, अगर हम आम भाषा में बोलो तो ये पंप है। पंप, ओके। जैसे हमारी कार का पंप है जी, अगर इंजन खराब हो जाए तो कार कितनी भी सुंदर हो चल नहीं सकती। ऐसे ही अगर किसी का पंप बंद हो जाए, हार्ट बंद हो जाए, बिल्कुल, तो मामला खत्म है, सप्लाई बंद। तो इसलिए कहते हैं कि जो हार्ट है वो 24 घंटे काम करता है जी। तो हार्ट इसका कोई छुट्टी नहीं है, इसकी कोई सीएल नहीं है, इसका कोई रेस्ट फेज नहीं है। रात को भी जब हम सो जाते हैं, हम सो रहे हैं, सब चीज़ सो जाती है, लेकिन हार्ट नहीं सोता है। तो हार्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा ऑर्गन है, अगर जिसका ध्यान रख लिया तो हम 100 साल जी सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि यही जीवन रेखा है, और इस जीवन रेखा का ध्यान रखना हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। दर्शकों आपने सुन लिया, ये बात सुन रहे हैं, आपके दिल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप 100 साल जीना चाहते हैं। आपके बुजुर्ग भले ही 27 होने का आशीर्वाद दें, लेकिन आपका दिल जब तक आशीर्वाद नहीं देगा आप जी नहीं पाएंगे। इसलिए अपने दिल की संभाल करके रखें, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसकी जाँच समय समय पर करानी चाहिए। दिल कभी मतलब जो कभी बेईमान हो जाए दिल, तो कैसे मालूम चलता है कि दिल कैसे गुजर रहा है? बेसिकली हार्ट के अंदर जो भी डिजीज़ होती है उनको हम 3 या 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। राइट सर। कुछ हार्ट की बीमारी जो बाय बर्थ होती हैं जी, कुछ हार्ट की डिजीज़ जो फैमिली से या जेनेटिक से, मदर से, फादर से बच्चे में आ जाती है। ओके। उसके बाद आफ्टर एज ऑफ 20 जो भी डिजीज़ अब आएगी वो आपके कहे अनुसार आएगी। अच्छा, आप जैसा इसका ध्यान रखोगे ये आपके साथ वैसे बिहेव करेगा। तो कहने का मतलब अपने हार्ट का ध्यान आपको बस 15 साल की उम्र से रखना है जी। इसको तंदुरुस्त रखना, चुस्त रखना है। और इसको तंदुरुस्त और चुस्त रखने के लिए जो मैं उपाय बताऊंगा बाद में वो आपको अपने जीवन में डालने होंगे, तो उससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। क्योंकि 20 से 50 की उम्र सबसे सेंसिटिव उम्र है। अच्छा, इसी में दिल का भविष्य तय हो जाता है। पूरा भविष्य आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का, अंतर्राष्ट्रीय पूरा भविष्य इसी पे निर्भर है। क्योंकि एक एक इंडिविजुअल की जिंदगी और उसकी मेहनत से ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही फरमा रहे हैं, बहुत सही फरमा रहे हैं।
आप कविताएं वगैरह लिखते हैं क्या? मेरे फादर जरूर कविताएं लिखते हैं, उनको बहुत शौक है। हाँ, तो मुझे लगा कि आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं और जिस तरीके के इतने गंभीर विषय को इतनी आसानी से आप लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं, तो मतलब दिल का ध्यान रखें। 16 साल तक क्या ध्यान रखें, कैसे ध्यान रखें? फिटनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके लिए अपन जैसे घूमना जाना ये सब लोग हम करते हैं, लेकिन आज की लाइफस्टाइल की बात करूंगा मैं जी। पुराने लाइफस्टाइल में नहीं जाऊंगा, जो कि ये डिजीज एपिडेमिक की तरह हमारी जड़ों में फैल चुकी है जी। आज यंग जनरेशन है, चाहे पुअर फैमिलीज हैं, पेशेंट्स जो कि विलेज पॉपुलेशन से आते हैं या जो अर्बन पॉपुलेशन आते हैं, सबको इसने घेर लिया है। बिल्कुल, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं हार्ट की बीमारी से ग्रसित नहीं होऊंगा, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है जिसकी वजह से जो हार्ट की धमनियां हैं, जो हार्ट को ब्लड दे रही हैं, जो हार्ट को खून की सप्लाई करती हैं, वो कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित हो रही हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे इम्पोर्टेंट, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, ओके, मोटापा, ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल अपना पे ध्यान नहीं देना, बाहर जंक फूड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना, अल्कोहल, और अगर हम ध्यान दें तो आज हम आउटडोर एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं करते। आज की यंग जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मीडिया में रह गई है। सोशल मीडिया उसका दोस्त है और ग्राउंड उसका दुश्मन है। तो जब ये दिमाग में घर कर गई, तो फिर हम फिजिकल एक्टिविटी जब नहीं करेंगे तो जो चर्बी चढ़ी हुई है हार्ट में, बॉडी में, लीवर में, किडनी में, इसको कौन ध्यान रखेगा? बहुत सही कहा आपने। और यही चर्बी कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे हार्ट की धमनियों में जम जाती है और कहीं ना कहीं हम बीमारी को इनवाइट करते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना, मैं इन बात को दोहरा रहा हूँ, चर्बी तो नहीं चढ़ी हुई है आपके। अगर आपकी चर्बी चढ़ी हुई है तो आप निश्चित रूप से हार्ट के मरीज हो सकते हैं। चर्बी चढ़ने से बचने के लिए आपको एक तो सबसे पहली बात, जो आप आजकल आपका लिविंग स्टाइल है वो आप चेंज कीजिए। घर के अंदर से निकल के बाहर जाइए, इंडोर गेम्स की जगह आउटडोर गेम खेलिए, इंडोर वर्किंग की जगह आउटडोर वर्किंग करिए, घूमने जाइए, एक्सरसाइज करिए। और उन्होंने बताया कि जंक फूड ना खाएं। जंक फूड का मतलब है आप जो जिस तरीके से पास्ता और ये जो मैगी और इस तरीके की चीज़ें खाते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप घूमने जाइए और एक नियमित जीवन बनाइए। नियमित जीवन बनाने से आपकी चर्बी नहीं चढ़ेगी, मोटापे को कम कीजिए। ये सब कुछ डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब और क्या बताना चाहेंगे कि हमें इस बीमारी से बचने के लिए? पहले तो बचाव बता दें, फिर फंसी गए हैं तो फिर हम आपसे उपाय भी पूछेंगे। बचाव ही जरूरी है क्योंकि 90% अगर हम बच गए तो 10% तो फिर हम संभाल लेंगे। अच्छा, क्योंकि 90% अगर हमें संभालना पड़ा तो फिर बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनिशियल स्टेज पे एक बार अपना रूटीन चेकअप करा लें। जब हम रूटीन चेकअप क्या होता है, कैसे कराएं? बेसिकली जब हम 30 या 35 की एज में आ जाते हैं जी, तो जो लाइफ स्टाइल है बड़ी स्ट्रेसफुल है आजकल, बहुत ज़्यादा। हर किसी को स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस। तो इन सब की वजह से डिजीज़ हमारे अंदर घर कर जाती है। तो इसको रोकने के लिए या इसको इनिशियल स्टेज पे डायग्नोस करने के लिए प्रिवेंटिव चेकअप आजकल हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ठीक है, आप जाइए, वहाँ के मैनेजमेंट से मिलिए और हमें बताइए कि भाई हमें रूटीन चेकअप करना है, या वहाँ के दिल के डॉक्टर से या फिजिशियन से मिल लीजिए। ओके, तो एक बार बेसिक सब टेस्ट आपके हो जाएंगे, जैसे शुगर, कोलेस्ट्रॉल, रीनल फंक्शन, लीवर फंक्शन, इकोकार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल टेस्ट। ये दो बेसिक टेस्ट हैं, ये जरूरी है। इको TMT हर इंडिविजुअल का 35 साल की उम्र के बाद, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एक बार जरूर होना चाहिए। एक बार या मंथली या ईयरली? नहीं, एक बार कराने के बाद 1 से 1.5 साल में हम रिपीट कर सकते हैं। ओके, अगर इंडिकेटेड हो या कोई रिस्क फैक्टर हो, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज हो, या उस परिवार में इस तरीके की जो बीमारी है वो काफ़ी कॉमन हो, तो उसको रिपीट भी कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी लाइफ स्टाइल रखेंगे तो इस बीमारी से आप ग्रसित नहीं हो सकते। हाँ। ये हमारा जो भूल है, हम अपना ध्यान नहीं रखते, इसीलिए हम इस बीमारी को अपने अंदर घर करा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। दोस्तों, बीमारी दिल का जो मामला है वो कोई पेचीदा नहीं है जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बस ध्यान रख लीजिए। जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ये समझ लीजिए दिल आपका बच्चा है और आपको बच्चे का ध्यान रखना है, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, वैसे ही अगर आप परवरिश दिल की करेंगे तो कहते हैं कि 80% तो इलाज दिल का खुद ही कर लेते हैं हम लोग, 20% के लिए डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। घबराएं नहीं,
आप अपने खुद डॉक्टर बने और अपने डॉक्टर बनकर जैसा डॉक्टर साहब सलाह दे रहे हैं वैसा करें। तो डॉक्टर साहब जांच कराने के लिए जैसे सबसे पहले ईसीजी की जांच होती है सबसे, या क्या होता है किससे, और कैसे लगे कि मेरे को यार दिल का कोई मामला है? जैसे मैं अब 70 साल का हूँ हैं, और आज तक मैंने कभी ईसीजी नहीं हुई मेरे, ना मैंने कभी कोई दवा ली, ना मेरे कोई ब्लड प्रेशर है, ना मेरा कोई नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और वो सब बातें जो आपने बताई हैं वो भी मैं कर ही रहा हूँ, कम हो बेस वो जो आपने बताई है वो सब इशारे से मैं बता रहा हूँ, मैं वो सब कर रहा हूँ। उसके बावजूद मुझे कभी कभी जैसे पसीना आ जाता है, तो क्या ये इस बात की से मुझे रखना चाहिए कि ख्याल रखना चाहिए कि जैसे एकदम से पसीना आया तो कहीं कोई बीमारी नहीं है? तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि आम आदमी एकदम से क्या लगे कि एकदम से भागे डॉक्टर के पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेज भी होती है कि भाई मैं तो ठीक हूँ, हाँ? फिर मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊँ? मुझे कोई चेकअप कराने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही बात। फिट हूँ, मैं बहुत अच्छा चलता हूँ, दौड़ता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। पर बेसिकली इसको एक एग्जांपल देके समझना चाहूँगा मैं आपको। सपोज एक हम नई कार लेते हैं जी, कार बिल्कुल बढ़िया है, अचानक रात को कार खड़ी करी और सुबह चली नहीं। सेम विद द बॉडी इज़ ए मशीन के अंदर बीमारी है, क्या है, उसमें तेल कम हो गया, उसके अंदर फ्रिक्शन कम हो गया, उसके पंप में कोई प्रॉब्लम होगी, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन द बॉडी। ऐसी हमारे हार्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऑटो रेगुलेट होती रहती हैं। तो एक लेवल तक वो उसको कंट्रोल करके रखता है। जब उसकी परसेंटेज या उस डिजीज़ की मात्रा हार्ट में ज़्यादा होती है तो सिम्टम आ जाते हैं। तो प्रिवेंटिव चेकअप करने से फ़ायदा ये है कि हमको पहले ही पता चल जाता है कि हमें करना क्या है। होने के बाद तो हमें ट्रीटमेंट करना ही है, पर पहले ही अगर हम चेकअप करा लें तो हम काफ़ी 100 में से 50-60% डिजीज़ पहले से ही हम पकड़ सकते हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रिवेंटिव चेकअप करें। जैसे आपने हमें बताया कि आपको कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं, फाइन है, फिर भी मैं कहूँगा कि चूँकि अब आपकी ये 70 पे है तो आपको अपना एक बार रूटीन चेकअप करा लें। रूटीन चेकअप कराने से कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर कि यार मेरे अंदर अभी कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर साहब कोरोना काल हमने देखा है, कोरोना काल के बाद में जो दवाइयाँ ली हैं, जो भी हुआ, गॉड नोज क्या असर है, और आम आदमी भी ये जानना चाहेगा कि ये इस फेज से निकल चुका है कोरोना से, तो चलते चलते डांस करते करते आदमी गिर गया, भाषण देते देते गिर गया, एक्सरसाइज करते करते गिर गया और मर भी गया। अचानक एकदम से हुआ, जबकि बिल्कुल पहले डांस भी कर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अचानक हार्ट फेल जिसे कहते हैं। ये फेल कैसे हो जाता है? पहले तो फर्स्ट डिवीजन चल रहा था, डिक्टेशन चल रहा था, तो उसके बाद में एकदम से फेल हो गया, तो फेल कैसे हो जाता है? ये बेसिकली फेल होने का कारण है इलेक्ट्रिकल इनस्टेबिलिटी, जिसको मेडिकल लैंग्वेज हम अरिथमिया कहते हैं। अच्छा, अरिथमिया मीन्स करंट लग जाना। सपोज एक बच्चा खड़ा है और उसने अपने कोई तार को छू लिया तो एकदम से बॉडी में करंट चला जाता है और वो गिर जाता है या बेहोश हो जाता है। ऐसी हार्ट के अंदर एक हार्ट रेट ऐसी पहुंच जाती है, सपोज 200, 250, 300 हम डांस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहाँ पे हम इतने यूज टू नहीं है, या अंदर बीमारी है जो अभी तक सामने नहीं आई है। और जब हमने एक्सरसाइज करी उस लेवल पे तो कहीं ना कहीं वो धड़कन बढ़ी और उस धड़कन पे हार्ट 4 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाता है। वो आपको समय नहीं देता है और इस तरीके की सडन डेथ हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। हम नहीं चाहेंगे कि किसी के भी घर में, परिवार में ऐसी समस्या आए, पर अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं ये हमें संदेश दे रही है कि हमें अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई भी सेफ़ नहीं है। और पर्टिकुलर कोविड के बाद चूँकि कोरोना में यही हुआ कि जो हमने देखा कि वहाँ भी सडन डेथ काफ़ी होती थी, उसका भी रीज़न यही था कि वो खून को बहुत गाढ़ा कर देती थी। तो खून का जब गाढ़ापन बढ़ जाता है तो लंग्स और हार्ट दोनों ऑर्गन के अंदर इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं जो कि लाइफ को सस्टेन नहीं रख पाते और सडन डेथ हो जाती है। तो इसलिए यही है कि प्रिवेंटिव चेकअप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। चाहे आपको बीमारी है या चाहे नहीं है, आप प्रिवेंटिव मतलब सुरक्षात्मक तरीके से आप अपनी जांच करते रहें। हो सकता है कि दिल आपको बता नहीं रहा हो कि वो कहाँ आपको धोखा देगा, लेकिन फिर भी अगर दिल के धोखे से आपको बचना है तो आपको अपना प्रिवेंशनली वो करवाना, सुरक्षा की दृष्टि से अपना चेकअप कराना चाहिए। निदान बाद में होता है। ये खान पान से जो बढ़ता है, अपनी जैसे आपने बड़ी अच्छी भाषा में, आम भाषा में कहा, चर्बी का बढ़ना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने से रोकने के लिए क्या आप सलाह देंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अजमेर के अंदर, डॉक्टर साहब मैं आप बिल्कुल सही कहूँगा ये बात, कि अजमेर के अंदर जंक फूड का इतना फैशन चल निकला है कि कोई भी बच्चा पैदा होने का 8-10 साल के बाद में माँ बाप भी यही होता है कि डोमिनो को ऑर्डर दे दो, फलाने को ऑर्डर दे दो, वो आएगा बना हुआ जंक फूड और वो आराम से खाएंगे, वही वो करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहते, वो वही खाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे आप? इसको भी एक एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा। जी।
जैसे मैं कभी गाड़ी में जाता हूँ तो रोड साइड कई बार सैलेड वाले बैठे होते हैं, हम तो वहाँ के खीरा और मूली प्याज जरूर खाते हैं टमाटर के साथ मसाला डाल के। और आज की जनरेशन अगर कहीं जाएगी तो देखेगी यार कहीं पिज़्ज़ा या कोई बर्गर तो नहीं मिल रहा। हाँ। तो इतना डिफरेंस है, और हम तो अच्छी चीज़ ले रहे हैं पर उनको वो चीज़ बुरी लग रही है जी, और वो बुरी चीज़ खा रहे हैं पर उनको अच्छी लग रही है। तो ये मेंटल मेकअप जो है वो चेंज हो गया, जबकि उनको ये नहीं पता कि जो चीज़ इस चीज़ में है, वेजिटेबल्स में है, ऑक्सीडेंट्स हैं। ऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो अंदर हमारे डैमेज हुआ है उसको रिकवरी करते हैं और फर्दर डैमेज नहीं होने देते। कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ ही नहीं रहा, प्लस पॉजिटिव इफेक्ट भी आ रहे हैं। जबकि जो हम जंक फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये टेस्ट में तो बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये अंदर जाते हैं तो अल्टीमेटली तो ये फैट बढ़ाते हैं। तभी तो यंग जनरेशन आजकल ओबेस है, कितना वजन ज़्यादा है सबका। हाँ, बहुत हमारी उम्र में हम तो 25-30 किलो के होते थे, वजन बढ़ा तो इस उम्र में बढ़ा। आजकल ये वजन यंग जनरेशन का है, तो कहीं ना कहीं हार्ट पे कितना लोड है, हार्ट को कितना काम करना पड़ रहा है। हम अपने मशीन को देखें कि हार्ट पे कितना लोड है, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि जंक फूड नहीं खाएं, पर उसको लिमिट करें और एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ये एंजियोग्राफी क्या होती है डॉक्टर साहब, और इसकी ज़रूरत कहाँ क्यों पड़ती है? एंजियोग्राफी होती है कि हार्ट की बीमारी को, ब्लॉकेज को जानने के लिए एक टेस्ट है। ओके, मतलब ये कोई तकनीक है सिर्फ जानने के लिए? जानने के लिए है। जैसे हमारे अगर हेडेक होता है तो हम MRI कराते हैं, पेट दर्द होता है तो सोनोग्राफी कराते हैं जी। ऐसे ही जब हार्ट के अंदर ब्लॉकेज की संभावना लगती है तो डॉक्टर हमें एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। एंजियोग्राफी में हम एक वायर डालते हैं जी, और बड़ी मशीन के अंदर ये देख लेते हैं कि जो नस है ब्लॉकेज कितना है। बेसिकली ब्लॉकेज क्या है, अब इसको भी एग्जाम्पल की तरह समझाना चाहूँगा कि गार्डन के अंदर पाइप होता है, पाइप ऊपर से नीचे तक एक समान चौड़ा होता है, उसमें कहीं कोई नैरोइंग, कहीं कोई ट्विस्टिंग कुछ नहीं है। अब मैं बीच में उसको मोड़ दूं तो पानी जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। चाहे ऊपर कितना ही प्रेशर में टंकी में ऑन कर दूं पर वो पानी आगे नहीं जाएगा जब तक कि मैं नॉट नहीं खोल दूंगा। बिल्कुल सही। सेम विद हार्ट गोज। अगर हार्ट की जो नसें हैं जो हार्ट के ऊपर हार्ट को सप्लाई दे रही हैं, हार्ट मसल्स का बना है, अब मसल को काम करने के लिए ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ओके, अब वो ऑक्सीजन नहीं जा रही तो हार्ट काम नहीं करेगा और पेशेंट को सिम्टम आएंगे। तो एंजियोग्राफी से ये पता लगा जाता है कि जो 3 जो मेजर नसें हैं जो हार्ट को खून की सप्लाई दे रही हैं उनके अंदर कोई रुकावट तो नहीं है। और बहुत सिंपल टेस्ट है। कब कराना चाहिए इसको? करोड़ों अरबों लोगों को ये टेस्ट हो चुका है। कब कराना चाहिए अपने को, कैसे मालूम चले कि अब एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए? एंजियोग्राफी करने से पहले एक स्टेज होती है जी, उसको हमको देखना पड़ता है कि एंजियोग्राफी नीडेड है या नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इकोकार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल टेस्ट, नॉर्मल पेशेंट में तो इनसे हमें पता लगा लेते हैं। अब सपोज हार्ट अटैक ही हो गया तब तो एंजियोग्राफी नीडेड है ही। ओके, या कोई बड़ा ऑपरेशन करना है हमें तो हमें हार्ट को भी चेक करना होता है तो कभी कभी वहाँ भी जरूरत होती है। लेकिन 90% जो एंजियोग्राफी का इंडिकेशन है वो है हार्ट अटैक। ओके, क्योंकि हार्ट अटैक अचानक आता है, इमरजेंसी होती है, तो उसमें हाथों हाथ एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी जो बात का प्रोसीजर है करने से जो मसल्स है, हमको मेन जो रोकना है मसल डैमेज रोकना है। मसल्स एक बार हमने बचा ली तो हमने हार्ट बचा लिया। ओके, और मसल अगर खोदी तो एंजियोप्लास्टी के बाद भी मरीज नहीं बचते। ये अब एंजियोप्लास्टी और एंजियो इसमें क्या अंतर है? एंजियोग्राफी तो जैसे मैंने बताया कि ये डायग्नोस्टिक टूल है। हाँ। कि भाई ब्लॉकेज पता लग गया, ठीक है, अब उस ब्लॉकेज को भी ट्रीट करना है। हाँ। अब उस ब्लॉकेज को ट्रीट करने का जो प्रोसीजर है उसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अच्छा, वो अलग से होता है, वो दोबारा होगा? सेम स्टेप पे हो जाता है, उसी तरीके से होता है, उसी ट्यूब से हो जाता है। जैसे आप जो एंजियोग्राफी हो रही है उस समय आपको मालूम चल जाए कि यार कुछ ब्लॉकेज है तो क्या उसी समय एंजियोप्लास्टी हो जाती है या फिर बाद में दोबारा नए प्रोसीजर? उसी वक्त हो जाती है। हम मरीज के अटेंडेंट को अंदर बुला के उसके बड़े टीवी पे दिखा देते हैं और अगर वो कंसेंट देते हैं कि सर आप आगे बढ़ें, आप इसको ओपन करें, तो हम हाथों हाथ उसी ट्यूब से वायर डाल के बैलून उसको चला के और चौड़ा कर देते हैं नस को और स्टेंट डाल देते हैं जिससे नस अपना नॉर्मल रूप में आ जाती है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। नया एक टेक्निकल वर्ड बताया जो जनता नहीं समझेगी। मैं जनता को, दोस्तों मैं आपको समझाना स्टंट क्या होता है। अब स्टंट तो आपने ये जो पिक्चरों में स्टंट होते हैं वो दूसरे होते हैं, लेकिन जो दिल में जो स्टंट होता है वो दूसरा होता है। और वो क्या होता है वो आप देखिए। जैसे मैंने बताया कि जो अपना एक ट्यूब है जी, गार्डन के अंदर पानी जा रहा है, ऐसे ही हार्ट के अंदर वो नस जा रही है जी। अब उसको अगर नैरो है तो उसको चौड़ा करना है बस। तो जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, ओके, जैसे अपने पैन में स्प्रिंग डलती है, हाँ, तो उसके अंदर उसको चौड़ा, तो हम उसके जो ब्लॉकेज पोर्शन के अंदर वो स्प्रिंग को डाल देते हैं। हाँ, तो और उससे वो चौड़ा हो जाता है। ओके, अब जो साइंस है, जो डिज़ाइन है साइंस में, वो स्टंट की है। ओके, स्टंट कैसा है, क्या क्वालिटी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी उसकी मजबूती है, कितनी उसकी इलास्टिसिटी है, कितनी उसकी रेडियल स्ट्रेंथ है, ये सब स्टंट के डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। चलिए, लेकिन ट्रीटमेंट यही है। हाँ, स्टंट लग गया।
अब हमें स्टंट के बाद में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि वो वापस ना लगे या स्टंट वाली नौबत ना आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्टेंट जब लगाते हैं तो वो ट्रीटमेंट उस वक्त का हो गया जी, पर एक बार स्टेंट लग गया तो ये मतलब नहीं कि अब आगे भी अब हम ये डिजीज फ्री हो गए, मस्त रहिए। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? समोसा कचौरी खाएं, आराम से एंजॉय करें, ऐसा नहीं। एक बार अगर हार्ट के पेशेंट हो गए तो आपको अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बहुत। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही जो ध्यान मैंने पहले बताया कि अच्छी वॉक, आधा से 1 घंटा, अच्छी डाइट्स जिसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक बहुत ज़्यादा। हर बंदे को, हर पेशेंट को दिन भर में कम से कम एक बार अच्छी सैलेड खानी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया, सैलेड के अंदर बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हार्ट के डैमेज को रिकवरी में लाते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, जो प्लाक डिपोजिशन है, उसको वो हल्का कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो अब आपका एक्सरसाइज हो गया, वॉकिंग हो गया, डाइट हो गया, उसके बाद मस्त रहिए। अगर स्ट्रेस से दूर रहना सीख लिया तो इस बीमारी से दूर रहोगे। और स्ट्रेस को अगर घट कर लिया तो मैं कितने स्टेंट डाल दूं या बाईपास भी करा दूं तब भी मुश्किलात रहती है। अब आप सारे सवाल तो आप खुद पूछ रहे हैं अपने आप से। अब ये जो आपने ये टर्म यूज़ किया कि ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास, ये बाईपास और ओपन हार्ट ये क्या है? एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी का जो काम है वो होता है इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट का, जो कि हम लोग करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कि एक स्टेज तक तो हम एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं। लेकिन अगर सपोज ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो, मल्टीपल ब्लॉकेज हो, ऐसी जगह ब्लॉकेज हो जहाँ पे स्टेंट डालना रिस्की है, जैसे लेफ्ट मेन में, ऑस्टियल डिजीज में, या बहुत ज़्यादा डिफ्यूज डिजीज हो जहाँ पे कितने स्टेंट हम डाल सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बाईपास पे जाना पड़ता है। या कई बार पहले जैसे स्टेंट डले हों 3 या 4, अब वो उनमें बीमारी आ रही हो और भी नए ब्लॉकेज हो, तो ये सब बाईपास के इंडिकेशन होते हैं। अच्छा, तो बेसिकली वही है, जब लड़ाई होती है तो हमारे पास राम बाण भी होता है, लक्ष्मण बाण भी होता है, धनुष बाण भी होता है। अब किस बाण से क्या बोलेगा, सामने वाला मरेगा, इसकी नॉलेज होना जरूरी है। तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये 3 मेजर ट्रीटमेंट है हार्ट के पेशेंट के लिए, जिससे 95% पेशेंट अपनी जिंदगी को आगे ले जा सकते हैं। जी जी। अच्छा, जो ओपन हार्ट सर्जरी होता है वो क्या हार्ट को बिल्कुल खोल के मेज पर रख देते हैं, क्या करते हैं उसमें? बिल्कुल, ये तो सर्जन्स का काम है। वो अपना जो दिल है उसको अपने हाथ में रखते हैं, पूरी बॉडी यहाँ से ओपन कर देते हैं और उसके बाद नई नसें लगाते हैं। अच्छा। एंजियोप्लास्टी में तो हम उसी नस को ठीक करते हैं। बाईपास सर्जरी में वो बीमार नस को वहीं छोड़ के, जैसे हम बाईपास पे जाते हैं, ट्रेन गाड़ी पे जाते हैं, कार पे, बाईपास पे चले जाते हैं तो इजीली भगते हुए चले जाते हैं। शहर के अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है वो नई नसें लगा देते हैं और मरीज को नया जीवन देते हैं। उन जो 3 या 4 नई नसों से 10 या 15 साल मरीज के बहुत आसानी से निकल जाते हैं। क्या बात है, क्या मतलब साइंस है, वाह। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या एंजियोप्लास्टी और शरीर के किसी और हिस्से में भी होती है? बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन है, नैरोइंग है, वहाँ पे हम स्टेंट डाल सकते हैं। जैसे कैरोटिड है जो गर्दन की नस है, जिससे कि कई बार स्ट्रोक आ जाते हैं ना, लकवा आ जाता है, यहाँ पे स्टेंट डाल सकते हैं हम। अच्छा। हाथ की नसों में स्टेंट डाल सकते हैं। अच्छा। किडनी की जो नसें हैं वहाँ स्टेंट डाल सकते हैं, पैरों की नसों में स्टेंट डाल सकते हैं। अच्छा। तो स्टेंट तो हम हर जगह डाल सकते हैं, क्योंकि स्टेंट का बेसिकली काम क्या है? नसों को फुलाना, नसों को छोड़ा। जहाँ भी नैरो है वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड बढ़ाने का वो तरीका है जिसको स्टेंट डाल के हम उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई इसमें चीरा फाड़ी नहीं होती है और रिकवरी टाइम बहुत फास्ट है। 2 से 3 दिन में पेशेंट अपने रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा आपसे। आप मित्तल हॉस्पिटल में काम करते हैं, अजमेर में मित्तल हॉस्पिटल में ऐसी क्या खासियत है? लोग कहते हैं कि बहुत पैसे वाले ही इलाज करा पाते हैं या ऐसा, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आम आदमी की अप्रोच में भी आपका हार्ट डिपार्टमेंट मित्तल हॉस्पिटल का है? बिल्कुल, जैसा मैं बताना चाहूँगी 2008 से मैं यहाँ हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ जी। और अभी जो लास्ट 3 से 4 साल में जो गवर्नमेंट ने जो अपनी स्कीम शुरू किया था, जिसको हम चिरंजीवी योजना कहते हैं या RGHS योजना कहते हैं, इसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी पेशेंट, चाहे वो पुअर हो या वो किसी ऐसे सेक्टर से आता हो कि जहाँ वो पैसा खर्च नहीं कर सकता हो, या गवर्नमेंट सेक्टर से आता हो जहाँ पे सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है, तो इस तरीके की सारी फैसिलिटी मित्तल हॉस्पिटल में मिल रही है। अच्छा। मरीज को ये बिल्कुल डर नहीं कि उसकी पॉकेट पे हम हाथ मारेंगे। पेशेंट बिल्कुल फ्री अपना ट्रीटमेंट कराएगा, चाहे वो भामाशाह योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, आयुष्मान योजना हो, RGHS योजना हो, CGHS, सब तरीके के पैनल्स के तहत हम मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इसमें हम किसी भी तरीके से पेशेंट से पेमेंट नहीं लेते हैं। तो बेझिझक और बेधड़क पेशेंट अपने हार्ट का इलाज मित्तल हॉस्पिटल में करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी टीम है
जो कि उसका उनका पूरा ध्यान रखती है, जहाँ पे 2 कार्डियोलॉजिस्ट, एक सीनियर नॉन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है और पूरी टीम है, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जीआई सर्जन। कोई भी ऐसा केस जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभी, तो वो टीम पूरी अवेलेबल है। तो पेशेंट बिल्कुल बेझिझक और बिना किसी चिंता के अपना इलाज मित्तल हॉस्पिटल में करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और सबसे बढ़िया जानकारी दी कि आप मित्तल हॉस्पिटल के महंगेपन से न घबराएं। बहुत सारी योजनाएं जहां आपका इलाज हो सकता है, आप बेधड़क होकर जाएं और डॉक्टर राहुल गुप्ता का नाम पूछें। राहुल गुप्ता आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किस तरीके से अपने दिल को मजबूत कर सकते हैं, और आपका दिल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जो आप खुद भी कर सकते हैं। आज इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर हम नए डॉक्टर साहब के साथ आपके लिए मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।